लेट्स टॉक अबाउट द स्टैट्स ऑफ द इंडियन वर्कप्लेस। ओरेकल की एक स्टडी कहती है कि 91% ऑफ द इंडियन वर्कप्लेस फील्ड्स की मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। लिंक्डइन की एक स्टडी कहती है कि 1 in 3 एम्प्लॉइज़ फील्स बर्न आउट। और अगर हम बात करें कि इंडिया पे स्ट्रेस लेवल्स की, तो इंडिया रैंक्स लोएस्ट बिकॉज देयर इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस एट अ वर्क प्लेसेज एंड इनफैक्ट इंडिया इज़ लोअर देन यूएस एंड यूके। और अगर हम ओवरऑल हैप्पीनेस की भी बात करें तो आउट ऑफ 143 कंट्रीज इंडिया रैंक्स एट 126 एज पर द 2024 डेटा एंड दिस इज़ वे बिलो देन एनी ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ऐसा क्यों है कि इंडियन वर्क प्लेसेस में या इंडिया में हैप्पीनेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, और कौन से ऐसे रीजंस हैं कि एम्प्लॉय की हैप्पीनेस इतनी हैम्पर होती है? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मेट्रो सिटी में घर से ऑफिस जाने में ही कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, प्लस जो ऑफिस आवर्स हैं वो सिर्फ 8 आवर्स तक लिमिटेड नहीं है। आज की डेट में ऑफिस आवर्स हैज़ गॉन बियॉन्ड 10 to 12 आवर्स फॉर अ टिपिकल इंडियन कंपनी। कहने का मतलब कि एक एम्प्लॉय को ऑफिस जाना, वहाँ पे काम करना और वापस आने में 14 से 16 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद उसके पास टाइम ही नहीं रहता कि वो अपने ऊपर कुछ टाइम स्पेंड कर सके, अपने मनपसंद का कोई काम कर सके, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो बेचारा आता है और थक के सो जाता है जस्ट टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। नंबर 2 इज़ माइक्रो मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। जब वो ऑफिस में होता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है काम को लेके, उसको इतनी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी जाती हैं, इतने कम टाइम से उससे इतना हाई प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट की जाती है, उसको इतने स्ट्रिंजेंट सेल्स टारगेट दिए जाते हैं दैट ही फील्स स्ट्रेस्ड एवरी मोमेंट एट द वर्क प्लेस। और द ओनली थिंग दैट ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ कि कब वीकेंड्स आए और कब वो आराम कर सके। एंड अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में इवन द वीकेंड्स आर वर्किंग फॉर दिस पुअर एम्प्लॉय। नंबर 3 इज़ द लैक ऑफ एप्रिसिएशंस। ये एम्प्लॉई अब जितना मर्जी घंटे काम क्यों ना कर ले, जितने मर्जी स्ट्रेस क्यों ना ले ले, उसके आउटपुट के बावजूद भी उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती। इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस तो बहुत दूर की बात है। दैट मीन्स अगर उसको अप्रिशिएट ही नहीं मिलेगा तो उसके पास ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं रहता कि ही गिव्स मोर टू हिज वर्क एंड ही टेक्स हिज प्रोडक्टिविटी टू द नेक्स्ट लेवल। इस सारे इकोसिस्टम में जब ये इतने बड़े बड़े रीजंस हैं कि इंडियन इकोसिस्टम में देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस at the workplaces, then whose responsibility is it to make the employees happy? Number 1, is it the responsibility of the owners or the founders of the company? Actually जो owners और founders होते हैं उनका एक ही काम होता है कि उन्होंने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैसे उस पैसे को मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकें, इसलिए उनके लिए जो इम्पोर्टेंस होती है वो उस पैसे को ग्रो करना बन जाता है। नंबर 2, इज़ इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CEO? एक CEO के लिए उसका एम्प्लॉई, उसकी टीम, उसके वेंडर्स, उसके इन्वेस्टर्स, एवरीवन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो उसका फोकस सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है एंड दैट्स वाई द एम्प्लॉइज टेक्स अ बैक सीट। नंबर 3, इज़ इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CHRO? CHRO, द ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, वो उसका काम बेसिकली हायरिंग, पॉलिसीज़, कंप्लायंस, वो इन कामों के बीच में इतना बर्डनड हो जाता है कि एक एम्प्लॉय की वेलनेस उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती। कंपनी का कल्चर क्या क्रिएट हो रहा है ये उसकी प्रायोरिटी कभी रहता ही नहीं है, ना ही उसके KRA में कभी ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। नंबर 4, इज़ इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर और अ मैनेजर? एक्चुअली लीडर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या मैनेजर्स, उनका काम होता है कि कैसे वो अपनी टीम के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे वो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए वो सारा दिन सिर्फ ऑपरेशनली काम करते रहते हैं विदाउट लुकिंग एट कि हाउ देयर टीम इज़ फीलिंग and whether they are being productive at work or not. And the 5th party is the employee itself. जो बेचारा खुद ही इतना मायूस है वर्क प्लेस पे, वो ऐसे क्या ही इनिशिएटिव लेगा कि वो अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे सके। इसलिए बहुत ज़रूरत है आज की डेट में इंडियन इकोसिस्टम में खास करके एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर की, एक ऐसा इंसान जिसकी प्रायोरिटी है कि उसके वर्क प्लेस पे हर एक एम्प्लॉय खुश रहे, प्रोडक्टिव रहे, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके, ताकि कंपनी में न्यू आइडियाज़ की बात हो सके, इनोवेशन की बात हो सके, कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर सके और अपनी इन्वेस्टर्स के पैसे को 2-fold, 3-fold, 5-fold ग्रो कर सके, एक न्यू हाइट्स को अचीव कर सके। आफ्टर ऑल क्या होती हैं एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? ऐसा वो क्या करे कि उसका काम कंपनी के कल्चर को क्रिएट कर सके? नंबर 1, ही हैज़ टू ब्रिंग इन द मेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स। कंपनी में स्ट्रेस और बर्नआउट्स तो होते ही रहेंगे, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस तो आती ही रहेंगी, लेकिन एक ऐसा इंसान जो ऐसे प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सके जिससे कि एम्प्लॉयज़ की वेलनेस बढ़ सके, यानी कि ही कैन ब्रिंग इन कल्चर ऑफ
मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कंटिन्यूस ब्रेक्स, सो दैट एम्प्लॉयज़ को एक ब्रेक मिलती रहे कि वो एक ऐसी एक्टिविटी कर सके जिससे उनकी मेंटल वेलनेस इंप्रूव हो सके। नंबर 2, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉई एंगेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, यानी कि TGIFs, टाउन हॉल्स, दिवाली पार्टीज़, होली पार्टीज़ या और बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ जब हो रही होती हैं तो वहाँ पे एंगेजमेंट, एम्प्लॉई एंगेजमेंट काफ़ी कम होता है, यानी कि बहुत कम एम्प्लॉयज़ आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। खास करके सीनियर लीडरशिप तो बहुत ही रेयरली आती है। एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कैसे वो इस एंगेजमेंट को बढ़ा सके, कैसे वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके कि ऑल दीज इवेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड फॉर देयर वेलनेस एंड देयरफॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट्स इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। नंबर 3, टेकिंग द एनोनिमस फीडबैक। आज की डेट में बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज आस्क फॉर ए फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, लेकिन उनके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को जज किया जाता है और कई बार तो पेनलाइज भी किया जाता है। ये इकलौता एक इंसान होगा कंपनी में जो ये सारे फीडबैक्स को एनोनिमसली लेगा, ताकि वो ये समझ सके कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ खुश हैं भी या नहीं, या उनको किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, और इसका काम होना चाहिए उन सभी चैलेंजेस के ऊपर काम करना और उन चैलेंजेस को कम करना। इनफैक्ट अगर पॉसिबल है तो चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर को एम्प्लॉयज़ के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशंस करनी चाहिए, सो दैट द एम्प्लॉयज़ आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हिम and discussing any problem within the organization openly with him. Number 4, his responsibility is to create a culture in an organization. यूजली कल्चर जो है वो एक बैक सीट ले लेता है, क्योंकि सभी की स्टेक होल्डर्स अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि कल्चर बिल्डिंग उनकी कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती। कंपनी का विजन, पर्पस, मिशन, ये चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं होती। चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर का काम होता है उस कल्चर को क्रिएट करना, एक ऐसे कल्चर को जहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट किया जाए, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपनी आवाज़ बड़े आराम से उठा सकें और अपने कंसर्न्स को रेज़ कर सकें, जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की हर एक प्रॉब्लम को सुना जा सके, जहाँ पे एक ओपननेस हो, जहाँ पे न्यू आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन हो सके, इनोवेशन आ सके। इस कल्चर को क्रिएट करना ही इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। एंड लास्टली, एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉई के हैप्पीनेस को ट्रैक करना और ये देखना कि किस किस एक्टिविटी की वजह से एम्प्लॉई की हैप्पीनेस और वेलनेस इम्प्रूव हुई है। अगर हम बात करें कि एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर अपने काम में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ मैट्रिक्स जिसको कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहिए। नंबर 1, द एम्प्लॉई हैप्पीनेस स्कोर। Every morning and every evening, the employees should be asked to rate their happiness level. एम्प्लॉय की हैप्पीनेस थोड़ी लो हो सकती है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, विच इज़ ओके, लेकिन अगर आप उसका एक कंटिन्यूस ट्रैक देखेंगे और अगर एक एम्प्लॉय का हैप्पीनेस स्कोर कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, दैट मीन्स ही इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ अ चैलेंज। एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर का फ़र्ज़ बनता है कि वो एम्प्लॉय से ये बात कर सके और पूछ सके कि उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एंड इफ़ कंपनी कैन सपोर्ट हिम इन सम वे और नॉट। The second is the employee satisfaction score. At the end of every month or every quarter, the employees should be asked about their satisfaction level of working at the workplace. इसके बेसिस पे कंपनीज को ये पता चलता है कि उनकी एम्प्लॉयज़ कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं अपने काम से, कितने एंगेज्ड हैं अपने काम में, और इस बेसिस पे उनको पता चल सकता है कि ऐसी हम क्या चेंजेस लेके आ सकें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रेट प्लेस टू वर्क बन सकती है। नंबर 3 इज़ द एम्प्लॉई रिटेंशन रेट। एट्रिशन आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है फॉर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका एक मेजर रीज़न जो है वो यही है कि कंपनी का कल्चर या मैनेजर्स या लीडरशिप वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसलिए द एम्प्लॉयज़ लुक फॉर एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। अगर एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर ने अपना काम अच्छे से किया है एंड ही इज़ क्रिएटिंग अ गुड कल्चर विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, तो एम्प्लॉयज़ छोड़ेंगे ही क्यों? दैट मीन्स द एम्प्लॉय रिटेंशन रेट विल एक्चुअली improve over the time, and that is the success of a chief happiness officer. Number 4 is the reduced absenteeism. बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ एक अनडिसाइडेड ब्रेक ले लेते हैं या अचानक से सिक लीव्स उनकी बढ़ जाती हैं। ये तभी होता है जब एम्प्लॉयज़ आर नॉट एंगेज्ड एट वर्क। अगर एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर अपना काम अच्छे से कर रहा होगा तो आप देखेंगे कि ये एब्सेंटिज्म का रेट बहुत कम हो जाएगा। इनफैक्ट एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी रिक्वायर्ड लीव्स ले सकें, हॉलीडेज़ पे जा सकें, काम से ब्रेक ले सकें, सो दैट व्हेन दे कम बैक दे आर मोर प्रोडक्टिव एट द वर्क प्लेस। एंड नंबर 5, द मैट्रिक्स दैट चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर हैज़ टू लुक इनटू इज़ द ओवरऑल बिजनेस मैट्रिक्स, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ।
क्योंकि अगर एक कंपनी में कल्चर अच्छा है, अगर एब्सेंटिज्म कम है और रिटेंशन रेट काफ़ी हाई है, दैट मीन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय शुड गो अप, which would lead to the overall growth of the business. Therefore, companies के revenues and profitability बढ़नी चाहिए और कंपनी की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए. Lastly, let's talk about a few such companies, खासकर इंडियन इकोसिस्टम में, जिन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर काम किया है और वो कैसा इम्पैक्ट लेके आई हैं. अगर मैं ग्लोबल कंपनीज़ की बात करूँ तो कंपनीज लाइक गूगल, सैप, सेल्सफोर्स, Zappos, they are known to have worked on the employee well-being. They have hired चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स. उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को एनकरेज किया है जिसमें फोकस उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ हमेशा इनकरेज होके ऑफिस आ सकें और अपना काम कर सकें. एंड दीज कंपनीज हैव सीन सम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. अगर हम इंडियन इकोसिस्टम की बात करें तो डेलॉयट इंडिया ने 2024 में एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर को हायर किया था. हैदराबाद बेस्ड कंपनी हाइड्रोलिक रोबोटिक्स ने एम्प्लॉयज़ वेलनेस के ऊपर बहुत सारा काम किया है एंड दैट्स वाई देयर रिटेंशन रेट इज़ वेरी वेरी हाई. सीएट इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके बेसिस पे 8 PM to 8 AM कोई भी एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय को वर्क से रिलेटेड कॉल नहीं कर सकता. इसके कारण द लॉयल्टी ऑफ द कंपनी हैज़ ग्रोन. इसके अलावा देयर आर सो मेनी ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, जो कि इट्स नोन फॉर द बेस्ट प्लेस टू वर्क बिकॉज ऑफ ऑल इट्स पॉलिसीज़ डेट आर एम्प्लॉय सेंट्रिक, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिशियल की बात की जाती है, एम्प्लॉय से रिलेटेड न्यू प्रोग्राम्स लाए जाते हैं. Zappos, इसको तो बना गया है फॉर द बेस्ट कंपनीज बाय द एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ देयर हैप्पीनेस प्रोग्राम्स. इसके अलावा सेल्सफोर्स विच हैज़ सीन अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्टिविटी. In fact, 21% improvement in their productivity because of the employee happiness programs. दोस्तों, जब हैप्पीनेस के कारण प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ सकती है, एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, एब्सेंटिज्म कम हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट बढ़ सकता है, तो ऐसा क्यों है कि कंपनीज फोकस नहीं कर रही हैं एम्प्लॉय हैप्पीनेस को लेके? इसका शायद एक कारण यही है कि एम्प्लॉय हैप्पीनेस को लेके बहुत ही कम बातें होती हैं, उनके वेलनेस को लेके बातें आज भी कम हैं और बहुत कम एक्शन लिया जाता है. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन कंपनीज़ को खास करके कि दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स with a very clear objective of taking care of their employees so that the overall productivity and profitability of the business should grow. मेरे को आप मैसेज करके ज़रूर ये बताइए कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे कोई चैलेंजेस हैं. अगर हैं तो वो कौन से चैलेंजेस हैं? आई वुड लव टू रीड ईच एंड एवरी मैसेज एंड आई विल रिप्लाई टू दैट. दिस इज रजत खत्री एंड आई एम हेल्पिंग यू मेक योर लाइफ हैप्पियर.